हेलो, आवाज आ रही है आप सबको? यस मैम। यस यस मैम। अच्छे बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं जिनका नाम बोल रही हूँ। अमन, यस मैम। अपना वीडियो ऑन करो। मैम पीसी में कैमरा नहीं है। ओके ठीक है। हरिकेशव, अच्छा म्यूट अपना ऑफ ही रखना। हरिकेशव, हिमांशु, संजीत, मनोज, ये बच्चे हैं ही नहीं क्या क्लास में? मनोज आप तो क्लास में हैं, बोल क्यों नहीं रहे? संजीत, संजीत, आई थिंक ये क्लास में नहीं है। ठीक है, चलिए। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हम लोग गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलिए, अभी हम लोग क्या मैम करेंगे? इस चैप्टर की वीडियोस भेजना भी स्टार्ट कर दो। यस मैम। वीडियोस की, ठीक है। यस मैम। चलिए, मैं बना दूंगी इन चैप्टर के वीडियोस भी रिकॉर्ड कर दूंगी और वो भी स्टार्ट कर दूंगी। और अभी के लिए आपका, मैंने सर से बात की है, जूम सेशन अपलोड हो जाएंगे ताकि आप रिपीट कर सको इन चीजों को। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। चलिए। तो हम लोग 6.1 अपनी स्लाइड खोलते हैं। हम लोग जो कर चुके हैं उस पर डाउट सेशन आज कोई नहीं लेगा। हम लोग नए कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा लेंदी है, तो ऐसा ना हो कि अपना सेशन खत्म हो जाए और कॉन्सेप्ट पूरा ना हो। ठीक है, कल वाले डाउट हम बाद में पूछेंगे नेक्स्ट सेशन के एंड में। चलो मैम सेबी वाली सारी टर्मिनोलॉजीज हो गई? नहीं, सारी नहीं हुई है। फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज है ना, इसमें मिक्स है, थोड़ा सा मार्केट टर्मिनोलॉजी और थोड़ा सा सेबी वाली। मेजरली सेबी की है क्योंकि सेबी फाइनेंशियल मार्केट में अपना कवर होती है। ठीक है, यस मैम। तो हम लोगों को करना था यहाँ से, हम लोग इस पोर्शन से स्टार्ट करेंगे, हेज वाली स्लाइड से। इससे पिछले वाला हम पूरा कर चुके थे। ठीक है, तो इस स्लाइड से स्टार्ट करते हैं, हेजिंग वाली स्लाइड से। क्या कहती है ये स्लाइड? मैम थोड़ा ध्यान से सुनना साइलेंस के साथ, और आज थोड़ा सा इंटरप्शन होगा मेरी साइड से क्योंकि बैकएंड पे रेनोवेशन का वर्क चल रहा है। ठीक है, ओके मैम। कुछ कह रहे थे? यही मैम की बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। थोड़ा सा आएगा आज, लेकिन थोड़ी देर के लिए आएगा, बस खत्म ही होने वाला है, लास्ट पॉइंट है। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे हेज वाली पॉइंट से। हेज क्या होता है? हेज आपको यूज किया जाएगा जब आप प्रोफेशनल बन जाओगे, मार्केट में चले जाओगे, और सपोज आप एक ऐसी मार्केट में हैं जो बड़ी फ्लक्चुएट होती है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में है, या फिर आपकी कंपनी क्या कर रही है, फाइनेंशियल ऑपरेशन कर रही है। फाइनेंशियल ऑपरेशन बोले तो डॉलर में आप डील करते हो, या फिर आप इंटरनेशनल मार्केट में है, जैसे कि हमारे पास एक लड़की है निफ्या और एक लड़की है हमारे पास प्रिया। ठीक है, निफ्या और प्रिया क्या करते हैं? देखो मेरे साइड वाला इंटरप्शन काफी है, आप लोग अपना म्यूट ऑफ मत करें। सोनू, एक है हमारे पास निफ्या और दूसरी किसका नाम लिया था मैंने? प्रिया। ठीक है जी, अब निफ्या और प्रिया इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं। कैसा बिजनेस कर रहे हैं? इंटरनेशनल बिजनेस। सपोज करो निफ्या जो है एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की मालकिन है। ठीक है, अब ये सामान मैन्युफैक्चर करती है और प्रिया क्या करती है? प्रिया डील करती है इन्हीं मैन्युफैक्चर्ड सामान से। फॉर एग्जांपल चलो मान लो फैशन इंडस्ट्री में क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करती है, फैशन इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्रीज के लिए ही सामान मैन्युफैक्चर करती है पूरा। अब जो इसने सामान यहाँ पर बनाया है,
इसको एक्सपोर्ट करना है यूएसए में। सपोज प्रिया यूएसए रहती है और निफ्या इंडिया की ही बंदी है, ठीक है। निफ्या ने इंडिया में रहकर जो सामान बनाया है वो इसे कहाँ पहुंचाना है, यूएसए में पहुंचाना है। इनके बीच में भाई ट्रेडिंग एग्रीमेंट हो गया, सेल परचेज एग्रीमेंट हो गया, ठीक है जी। अब निफ्या जो यहाँ पर सामान आज देगी इसको 3 महीने बाद देगी इसको, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, इसने बोला कि तू मुझे सामान दे दे और पेमेंट तुझे 3 महीने बाद दिया जाएगा। लेकिन एक काम करो, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है अपनी और ये इंपोर्ट करेगी, इस बार एक्सपोर्ट नहीं करेगी। अपोजिट कर दी सिचुएशन, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक अपोजिट सिचुएशन में? नो मैम। नो मैम। प्रिया ने जो यूएसए में कपड़े मैन्युफैक्चर किए हैं ना, निफ्या को इंडिया में चाहिए। अब निफ्या को इंडिया में चाहिए तो वो क्या करेगी, इससे ट्रेडिंग एग्रीमेंट करेगी, सेल परचेज एग्रीमेंट, कि भाई मुझे कपड़े चाहिए और तुम मुझे यहाँ पर लेकर आ। अब निफ्या हमारे पास डीलर है और प्रिया क्या है हमारे पास, मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अब इसने यहाँ पर सामान एक्सपोर्ट कर दिया इंडिया में, ठीक है। सामान आया फॉर एग्जांपल आज की डेट पे ही आया 372021। अब निफ्या को पेमेंट किसमें करना पड़ेगा, इंडियन कंपनी है कि अमेरिकन कंपनी है? अमेरिकन। डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इसको 3 महीने का वो मिल गया रिलैक्सेशन टाइम। इसने बोला कि मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूंगी। प्रिया कहती है कि लेकिन मुझे पेमेंट डॉलर में ही चाहिए। निफ्या कहती है ओके। अब यहाँ पर 3/7 को इसके पास सामान आ चुका है। सामान फॉर एग्जाम्पल इसका था 50 लाख रुपीज का, ठीक है। अब 50 लाख रुपीज का पेमेंट इसे डॉलर में करना है, यानी कि 50 लाख को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 50 लाख में डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यही बात है। यस मैम। पेमेंट की जब बारी आई तो अगर पेमेंट करना होता 3/7/2021 को, तो ये क्या करती, इस 50 लाख को डॉलर में कन्वर्ट करके दे देती, जो भी रेट होता यहाँ पर दे देती। यस मैम। यस मैम। अब बारी है कि इसको 3 महीने बाद पेमेंट करना है, यानी कि फॉर एग्जांपल इसको पेमेंट करना है 3/10/2021 को। 3 महीने बाद इसे पेमेंट करना है। अब जब ये पेमेंट करेगी तो क्या डॉलर का रेट वही रहेगा जो उस टाइम पे था? नो चेंज मैम। हो सकता है मैम। होता रहता है। फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो अब मोस्ट प्रोबेबली इसको ये माल 50 लाख का भी पड़ सकता है, 49 लाख का भी पड़ सकता है, 51 लाख का भी पड़ सकता है, 55 लाख, मतलब ये फ्लक्चुएट हो सकता है अमाउंट। इतना क्लियर? ये अमाउंट Yes, ma'am. फ्लक्चुएट हो सकता है ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन मार्केट सप्लाई फोर्स। मार्केट रेट या मार्केट सिनेरियो या एक्सचेंज रेट, ठीक है। अब ये फ्लक्चुएशंस की वजह से क्या हुआ, निफ्या की हालत खराब हो गई। अब यहाँ पर निफ्या बोलते कि काश कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता जिससे मैं आज अपनी पोजीशन को सिक्योर कर पाती, यानी कि मुझे 3 महीने बाद ये 50 लाख जैसे ही पड़ते, मुझे एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट ना करना पड़ता, यानी कि ना लॉस होता ना प्रॉफिट होता। तो उस सिचुएशन को बोला जाता है हेजिंग। हेज करना मतलब अपने आप को रिस्क से कंट्रोल करना। 2 मिनट बच्चों एक पॉज लेंगे, 2 मिनट। तो आप लोगों को सबसे पहले गेट की फोन गेट को अगर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे एक बार देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग ऑप्शन
अपना माइक बंद कर लीजिए जो भी हो। अब यहाँ पे अगर आप मैं बोल रहा हूँ तो वो आपको आवाज सुनाई देगी, ठीक है? तो मैं दोनों को वॉइस कम कर देता हूँ। माइक ऑफ कर ली। सभी को स्क्रीन दिख रही है? यस यस मैम। मैम। चलिए, यस मैम। तो हम लोग पढ़ रहे थे हैजिंग के बारे में। हैजिंग में क्या देखा, हम लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में जो रिस्क मेरे पास आने वाला है उस रिस्क को किसी तरह से कंट्रोल किया जाए, यानी कि हेज इज अ स्ट्रेटेजी दैट इज यूज्ड टू मिनिमाइज व्हाट रिस्क ऑफ अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। अब ऐसा कैसे होता है, आप लोगों ने अगर अपनी मम्मी को या फिर किसी को कभी बात करते सुना हो तो हम लोग ना सुनार से सेटलमेंट कर लेते हैं कि मुझे मेरी बेटी नहीं वॉइस नहीं आ रही। आ रही है मैम। आ रही है मैम। मैम। आ रही है मैम। क्लियर है मैम। क्लियर है? चलो फिर आप अपना नेटवर्क चेक करो बच्चे, या फिर आपका म्यूट ऑफ होगा, मतलब म्यूट होगा नहीं वो इस कनेक्शन। क्लियर? चलिए, तो आप लोगों ने कभी सोचा होगा या देखा होगा ऐसी सिचुएशन कि आपकी मदर बोलती है कि मेरी बेटी की शादी है और मुझे कितना तोला लें, चलो कुछ गोल्ड खरीदना है, लेकिन मैं आज नहीं खरीदूंगी, शादी के 1 महीने पहले खरीदूंगी, और शादी फॉर एग्जांपल दिसंबर में है, अभी चल रही है जुलाई, तो उस टाइम पर ना आंटी सेटलमेंट कर लेती है शॉपकीपर से कि जुलाई में मैं तेरे साथ सेटलमेंट करती हूँ, ज्वेलरी कब लूंगी, नवंबर में लूंगी, पक्का आपसे ही लूंगी। लेकिन आज जो गोल्ड का रेट चल रहा है, करंट गोल्ड रेट जो है आपका, करंट गोल्ड रेट ही मुझे नवंबर में देना, मुझे नहीं पता चलता कि बढ़ेगा या घटेगा। जो ये करंट गोल्ड रेट है ना, इसी रेट पे आपको नवंबर में देना पड़ेगा, चाहे गोल्ड का रेट कितना भी चले। तो उस समय अगर दुकान वाले भैया ने हाँ कर दिया, दुकान वाले भैया ने बोला कोई बात नहीं बहन जी आप आ जाना, नवंबर में मैं आपको सेम रेट पे दे दूंगा, और पर्ची बना के दे दी आंटी को। तो आंटी ने क्या किया, आंटी ने अपनी पोजीशन को सिक्योर कर लिया कि मुझे आज जो रेट चल रहा है ना, उसी रेट पे फ्यूचर में क्या मिलेगी, ज्वेलरी मिलेगी। तो आंटी ने कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की, आंटी ने हेजिंग यूज किया। हम लोग जनरली घर में ऐसा बोलते हैं, करंट रेट फिक्स कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं कि इस कॉन्सेप्ट को हेज बोला जाता है। कभी देखा है ऐसे घर में ज्वेलरी के रेट फिक्स करवाते हैं मम्मी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो बस वो हेजिंग है। तो हेजिंग में क्या करते हैं, हम मिनिमाइज करेंगे रिस्क ऑफ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमाइज करेंगे रिटर्न्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, ताकि हम लोगों का कम से कम लॉस हो, कम से कम हमें पे करना पड़े और रिटर्न्स अच्छे मिले हम लोगों को। तो hedge strategy is most of the times implemented with the help of hedge fund। एक फंड बना दिया जाता है जिस फंड की सहायता से हमारे पास बड़ी सारी टेक्निक्स होती हैं। FM आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे इंटर के अंदर, तो वहां पर हेजिंग, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन वेरी डिटेल है आपको,
तो ये हेज फंड से क्या क्या स्ट्रेटजीज निकल कर आएंगी, उसके लिए आप इंटर तक का वेट करो। बस अभी हेजिंग का मेन मतलब समझो। द टर्म हैज बीन रिटन, क्या कह रहे हो मैम? यहाँ पे हेजिंग का फंक्शन मतलब नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है या फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के हिसाब से? मैंने आपको थोड़ा सा लिंकअप किया है इन टेक्निकल वर्ड्स, लेकिन जनरली मैं आपको यहाँ पर जनरल मीनिंग ही बताऊँ कि जनरली हेजिंग करता क्या है। अपने को सेफ प्ले खेलने के लिए मजबूर नहीं, अपॉर्चुनिटीज देता है कि आप सेफ प्ले कर सकते हो। ओके मैम। महंगाई के हिसाब से क्या मैम? क्या कह रहे हो? महंगाई के हिसाब से क्या है जी? महंगाई के हिसाब से भी हो सकता है। मतलब ये तो मैंने एक आपको रेट्स वाला एग्जांपल दे दिया और एक आपको कमोडिटीज वाला एग्जांपल दे दिया। रेट्स का तो ये हो गया जब आपको फॉरेन करेंसीज में सेल परचेज करनी हो। कमोडिटीज में हो गया जैसे आपको गोल्ड खरीदना था तो आपने गोल्ड रेट फिक्स करवा लिया। उसी तरह से ट्रांजेक्शन्स के अंदर भी होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के अंदर भी हेजिंग होती है। वो आप FM के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ोगे, बड़ी सारी टेक्निक्स होती हैं इसकी। 2 टेक्निक्स हमारे पास यहाँ पर भी हैं अपने फाउंडेशन में। चलिए, तो हेज क्या करता है? द टर्म हैज बीन रिटन फ्रॉम द बैंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड मे बी इंटरप्रिटेटेड डिफरेंटली इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एंड कमोडिटी मार्केट। क्या कर रहा है ये? कमोडिटी एंड फाइनेंशियल मार्केट दोनों ही मार्केट्स में हेल्प करता है। तो एक एग्जांपल हमने फाइनेंशियल मार्केट का पढ़ा था, एक एग्जांपल हमने कमोडिटी मार्केट का भी पढ़ा था। तो दोनों में ही स्ट्रेटेजीज बना सकता है, अलग अलग तरीके से बना सकता है। 2 तरह की स्ट्रेटेजीज मैं आपको पास लेकर आई हूँ, एक है कॉल ऑप्शन, एक है पुट ऑप्शन। 2 तरह की स्ट्रेटेजीज होती हैं, ये भी हेजिंग के ही काम आती है। इसमें भी लोग क्या करते हैं? अपनी पोजीशन को सिक्योर करते हैं। नाउ व्हाट इज कॉल एंड व्हाट इज पुट ऑप्शन, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले ये बताओ, क्लास में सौरभ, गुरुवंश है? अगर दोनों हैं तो अपना वीडियो ऑन कर लो। सौरभ एंड गुरुवंश, ठीक है सौरभ, समझ आ रहा है आपको? यस सर। एंड गुरुवंश? Guruvansh, are you there in the class? Priya Beniwal and Nifya. Yes, ma'am. Share your videos. प्रिया बेनीवाल, आपका वीडियो आया नहीं अभी तो। नेटवर्क इशू चल रहा है क्या? यस मैम। कोई बात नहीं, हम ऑप्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। अब हमारे पास है, हाँ जी मैम आपने बोला कि उससे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो मैम वो बढ़ा कैसे? वो तो सेम ही मिलेगा हमें जो पहले था। ये मैंने आपको थोड़ा सा मार्केट में एंटर करके बताया कि हम लोगों ने जो इन्वेस्ट किया है उस सिचुएशंस में क्या हुआ। हम लोगों ने यहाँ पर अपना मतलब फ्यूचर में हमें ना ज्यादा पे नहीं करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने अपना एक तो रिस्क मिनिमाइज कर लिया। मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर ये भी होता है, कई बार अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करती हूँ कि मार्केट में फ्यूचर में लॉस आने वाला है, तो हम अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। वही तो मैं बता रही थी कि मैंने आपको अभी तक सारी ट्रिक्स नहीं बताई हैं, सारे पॉइंट्स नहीं बताए हैं, सारे ट्रीटमेंट्स नहीं बताए हैं। तो इस चीज को डीप में ट्रीटमेंट मैं समझा भी नहीं सकती हूँ इस टाइम पर, क्योंकि बहुत से ट्रीटमेंट ऐसे हैं जिनका एक बेस क्रिएट करना पड़ेगा। तभी मैं बोल रही थी कि मार्केट में सिर्फ इतना याद करो कि अपने रिस्क को मेंटेन करना है। जब आप रिस्क को कंट्रोल कर लोगे तो आपका रिटर्न अपने आप बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट भी आप करते हो, आपने जहाँ पे 50 लाख रुपए बचाए हैं, हो सकता है आपने कहीं इन्वेस्ट भी किए हों। जब भी हम पैसा बचाते हैं तो अपने घर में तिजोरी में नहीं रखते। वो जमाने गए कि हम पैसा बचाकर तिजोरी में रखते थे। अब तिजोरी में ना रख के हम कहाँ रखेंगे? मार्केट में डालेंगे। मार्केट में डालेंगे तो उस पर रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। अब जैसे कि यहाँ पर निफ्या को अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, किस चीज की अपॉर्चुनिटीज? कि 50 लाख रुपए 3 महीने बाद दे सकती है, पर उसके साथ लॉस क्या था कि 3 महीने बाद इसका रेट बढ़ सकता है।
क्योंकि डॉलर्स का रेट बढ़ेगा तो 50 के 60 भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको हेजिंग का ऑप्शन मिल गया तो उस वजह से ये 50 लाख 3 महीने तक अपने पास रखती है। 3 महीने तक इस 50 लाख को एफडी में भी डालेगी तो भी इसको काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, 6%, 5.5%, इस तरह से कुछ इंटरेस्ट रेट इसको मिलेगा तो भी काफी बेनिफिट होगा इस चीज को। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट तो है ही अपना। ठीक है जी, एक है हमारे पास कॉल ऑप्शन एंड एक है हमारे पास पुट ऑप्शन। ठीक है, कॉल किसी को बुलाना, हम यहाँ पर बुलाएंगे जी सेलर को। ठीक है, यानी कि कॉल ऑप्शन होता है बायर के लिए, पुट अपना सामान डिस्प्ले पे डालना। डिस्प्ले कौन करता है? सेलर। तो कॉल ऑप्शन इज अ मार्केट फॉर द बायर एंड पुट ऑप्शन इज द मार्केट फॉर द सेलर। ठीक है जी, अब यहाँ पर बायर होता है, बायर क्या चाहता है? बायर ये चाहता है कि मेरा जो मैं सामान परचेज करूँ उसमें महंगाई फ्लक्चुएट ना करे रेट्स को, यानी कि महंगाई की वजह से मेरा सामान महंगा ना हो। तो बायर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट विद seller to buy a product at specified price। इतना क्लियर? बोला करो। यस मैम। ठीक है, सेलर क्या करेगा? इसका अपोजिट, कॉन्ट्रैक्ट विद बायर to buy a product at a specified price। यहाँ पर सेल आएगा क्योंकि सेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट विद सेलर टू सेल ए प्रोडक्ट एट स्पेसिफाइड प्राइस। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉल ऑप्शन के अंदर हमारे पास जो बंदा है वो क्या कहेगा? वो कहेगा, अगर कॉल ऑप्शन की मैं बात करूं, सपोज आज के टाइम किसी का प्राइस है 90 रुपीज, आज की डेट में किसी कमोडिटी या किसी शेयर का प्राइस कितना है? 90 रुपए। जो यहाँ पर बायर है ना, वो इसको आज नहीं परचेज करना चाहता, कब परचेज करना चाहता है? आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने बाद परचेज करना चाहता है। लेकिन 6 महीने बाद वो इसको कितने रुपए में? मैक्सिमम 100 रुपए में परचेज कर सकता है, यानी कि 100 रुपए इसका प्राइस है जिसपे खरीदने के लिए इच्छुक है, 100 रुपए इज द मैक्सिमम अमाउंट ही कैन पे। तो बायर ने इस बंदे के साथ जो इसको बेच रहा है, यानी कि इस 90 वाली कमोडिटी का जो सेलर है, इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्या कॉन्ट्रैक्ट? भाई मैं तुझसे 6 महीने बाद खरीदूंगा लेकिन 100 रुपए पे खरीदूंगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है। तो यानी कि बायर ने सेलर के साथ एग्रीमेंट किया टू बाय ए प्रोडक्ट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। मैम इससे तो इसका लॉस नहीं होगा? का लॉस वो तो अभी पूरा कंसेप्ट बायर का लॉस होगा। आफ्टर 6 ऐसे भी मंथ्स, तो हो सकता है और भी ज्यादा हो जाए प्राइस। आफ्टर 6 मंथ्स कम भी है, ये हो बायर सकता ने है। खुद चूज किया है। रुको एक बार सुनो इस चीज को, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, बायर ने सेलर से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 6 महीने बाद 100 रुपए में तुझसे वो कमोडिटी खरीद लूंगा। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको बोला जाता है आपका कॉल ऑप्शन, यानी कि बायर ने क्या किया? एग्रीमेंट टू बाय, कि मैं तुझसे खरीदूंगा ही खरीदूंगा एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। और स्पेसिफाइड प्राइस का दूसरा नाम होता है स्ट्राइक प्राइस एज पर योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि इसका लीगल नेम, फाइनेंशियल नेम अगर मैं बोलूं तो स्पेसिफाइड प्राइस को बोला जाता है स्ट्राइक प्राइस। क्या बोला जाता है? स्ट्राइक प्राइस। आगे यूज है इसका, इसलिए याद कर लो कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। स्ट्राइक प्राइस एक स्पेसिफाइड प्राइस होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे यानी कि कॉल ऑप्शन बायर का ऑप्शन है तो इसमें परचेज करने की बात आई। ठीक है जी, अब बारी आई 6 महीने बाद क्या होता है? आफ्टर 6 मंथ्स
कॉमोडिटी कौन सी वाली थी हमारे पास? 90 रुपए वाली। अब ये जो 90 रुपए वाली कॉमोडिटी है, चांसेस हैं कि 110 की हो गई हो, और चांसेस हैं कि ये 90 की रह गई हो, और चांसेस हैं कि ये 80 रुपए की हो गई हो। क्या तीनों चांसेस हो सकते हैं इसके? यस Yes, Yes, ma'am. स्ट्राइक प्राइस क्या था हमारा? 100। 100. अब कंसीडर योरसेल्फ एज द बायर। आप लोग क्या हैं? बायर हैं, ठीक है जी। अब बायर जाता है सेलर के पास, उसने देखा मार्केट का रेट 110 रुपए है, क्या बायर को परचेज करना चाहिए? क्योंकि सेलर तो मजबूर है, उसे बेचना पड़ेगा। Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. करना चाहिए, ठीक है जी। यस Ma'am. Yes, अब ma'am. यहाँ पे आया, अब फिर बायर गया सेलर के पास, उसने देखा मार्केट प्राइस 90 रुपए चल रहा है। अब आप बायर हैं, क्या आपको परचेज करना चाहिए 90 में? नहीं मैम, 100 में ही देगा। No, ma'am. अगर आप कॉल ऑप्शन के थ्रू जाते हैं तो क्या आपको परचेज करना चाहिए? No. No, ma'am. अगर Agreement हुआ हुआ है। एग्रीमेंट टूट जाएगा मैम तो। अच्छा पहले ये बताओ ना, ऑप्शन जितना पूछ रहे हो उसका आंसर दो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू मत चलना, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा डिफर है ये टॉपिक। अच्छा 80 रुपए में है तो क्या परचेज करोगे? No, ma'am. No, ma'am. ओके जी, चलो आप यहाँ पर भी नहीं परचेज करोगे। अब यहाँ पर आई, हम लोगों ने सिर्फ एक ही सिचुएशन में परचेज किया जब आप लोगों को बेनिफिट हो रहा था, है ना। जब बेनिफिट हो रहा है हम सिर्फ तभी परचेज करेंगे, वरना हम परचेज नहीं करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर बायर को यानी कि क्या मिल गया? ऑप्शन टू बाय। इसके ऊपर कंपल्शन नहीं है। कंपल्शन अगर डाल देते तो फिर हैजिंग नहीं रहती, तो ये कंपल्शन नहीं है। ही हैज एन ऑप्शन टू बाय कि 6 महीने बाद उसे अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करना है कि नहीं। अगर उसने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया ना, तो सेलर की मजबूरी है, उसे एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। यानी कि बायर की तो मर्जी है और सेलर की क्या है? मजबूरी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? मैम अगर वो मना कर दे बायर तो नहीं, कुछ नहीं कह सकता। पेनल्टी डालेगा, वो पेनल्टी देगा। तो बायर को तो ऑप्शन देता है और सेलर को देता है मजबूरी, कंपल्शन। तो यही है हमारा कॉल ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन ने क्या बोला? बायर को तो मिलेगा ऑप्शन एंड सेलर को क्या मिलेगी? मजबूरियां। लाइन वाइज सेलर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाता क्यों है? बेनिफिट कमाने के लिए मार्केट से। जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे तो उसे कुछ एक्स्ट्रा भी मिल रहा हो। अब देखो ना, जिस टाइम उसने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसको ये पता था कि ये जो प्राइस है कितना है, 90 वाला, 100 रुपए में इसको फटाफट इसको बेचने का ऑप्शन मिल रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने से ना इनको बेनिफिट ये होता है कि इनका ग्राहक पक्का हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कोई कस्टमर ऐसा भी होता है जिसको हम एडिशनल डिस्काउंट देते हैं, कोई कस्टमर ऐसा भी होता है जिसे हम कोई डिस्काउंट नहीं देते, होता है ना। मैम जैसे पीछे अनियन के वो प्राइस बढ़ गए थे ज्यादा एकदम, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो तो कौन मतलब मैम बेचना चाहेगा उसे? देखो जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया ना, आपकी मजबूरी है। आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो हो सकता है आपको बेनिफिट दिख रहा हो, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होने का टाइम आया तो आपको बेनिफिट नहीं दिख रहा। अगर यहाँ पे सपोज सेलर मना कर जाता, इसी सिचुएशन में वापस आते हैं, सपोज आपका सेलर क्या है, मना कर जाता, कहता कि 110 रुपए बिक रहा है मार्केट में तो मैं नहीं बेचूंगा अपना 90 वाला प्रोडक्ट 100 रुपए के अंदर, ठीक है जी। अब यहाँ पर बायर को कितना लॉस हो रहा है? 10 रुपए जाएगा तो 10 रुपए तो इसको ये कंपेंसेट करने पड़ेंगे, यानी कि बात तो बराबर ही पड़ेगी। 90 वाले की जेब से 10 रुपए और एक्स्ट्रा गए तो 10 रुपए तो ये कंपेंसेट करने पड़ गए। कॉन्ट्रैक्ट अगर तोड़ेगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट की पेनल्टी भी लग सकती है एज पर द आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है। तो दोनों की तरफ से पेनल्टी खाएगा। क्यों खाएगा फिर ये सेलर पेनल्टी? जब भी बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना तो कभी भी एक तरफा नहीं होते। बायर अपना फायदा देखता है, सेलर अपना फायदा देखता है, दोनों ही फायदे होते हैं इसके अंदर। और जनरली ऐसे तो बायर को भी करना चाहिए जो उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसे पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए पूरा, लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं हेजिंग ऑप्शन। तभी मैं बोल रही थी कि इसको कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल लिंक अप मत करना। एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिर्फ सेलर की मजबूरी बनेगा, बायर की नहीं। यानी कि जो कॉल ऑप्शन है ना,
कॉल ऑप्शन का मतलब है कि वो ऐसा एग्रीमेंट है कि अगर बायर ने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करने की कोशिश की तो सेलर के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाएगा। कुछ इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और ये जो कॉन्सेप्ट है आपका फाइनेंशियल मार्केट में सेबी द्वारा रेगुलराइज किया जाता है। बेनिफिट ये होता है कि इसमें कुछ मीडिएटर्स जुड़े होते हैं आपके, जिनको कुछ कमीशन, बोनस, इस तरह की चीजें भी मिलती है। इतना डीप में मत जाओ, कंफ्यूज होगे, दूसरों को भी कंफ्यूज करोगे और समझ कुछ नहीं आएगा। ओके मैम। मैम इसमें बायर पेनल्टी पे नहीं करेगा? नहीं, क्योंकि बायर के पास सिर्फ ऑप्शन है। पढ़ो ना इसको, डेफिनेशन के पास आ जाओ। चलो, तो कॉल ऑप्शन में क्या है? कॉल ऑप्शन इज एन ऑप्शन दैट इज गिवन टू होम? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को देता है। इन्वेस्टर बोले तो राइट, क्या? द राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। अब इसके पास सिर्फ अधिकार है कि ये सामने वाले की प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय अ पर्टिकुलर स्टॉक एट अ स्पेसिफाइड प्राइस विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। अब इसको दोबारा पढ़ते हैं एक कॉन्सेप्ट के साथ और एड ऑन करके। वो समझ में आया 90-100 रुपए वाला? यस मैम। यस मैम। और यहाँ पर किसका नाम लगाएं? चलो कुणाल है जी हमारे पास। कुणाल वैसे भी थोड़ा सा चंट है ना। तो एबीसी लिमिटेड का जो शेयर है आज मार्केट में 90 रुपए में ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अब कुणाल को लगता है कि इसका शेयर बहुत अप जाएगा मार्केट में, तो कुणाल ने एबीसी लिमिटेड को बोला कि मैं 100 रुपए में आपका शेयर खरीदूंगा। एबीसी लिमिटेड को क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे, प्लस लाइफ टाइम ओनरशिप वाला बंदा मिलेगा, क्योंकि जब शेयर आप किसी को बेचते हो तो वो बंदा क्या बन जाता है? आपका मेंबर बन जाता है, ओनर बन जाता है। तो कंपनी को लगा कि चलो 90 रुपए है, 10 रुपए का बेनिफिट तो है, फ्लक्चुएशन भी होगी तो बहुत रेयर चांस है कि फ्लक्चुएशन होगी। अब यहाँ पे 90 रुपए वाला स्टॉक बेचने का इसने वादा कर दिया। अब जितना भी टाइम पीरियड इसने वादा किया था, उस टाइम पीरियड के बाद वही 3 सिचुएशन हो सकती है, 110, 90 या फिर 100। 110 वाला होगा तो इसने, कुणाल ने अपने ऑप्शन को क्या किया? एक्सरसाइज कर लिया। अब इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के बाद एबीसी लिमिटेड की मजबूरी हो गई। अब यहाँ पर क्या इस सिचुएशन में आप दोनों का बेनिफिट देख पा रहे हो? कंपनी को तो बहुत ही नॉर्मल सा लॉस हुआ जो जल्दी से रिकवर किया भी जा सकता है, लेकिन उसे लाइफ टाइम के लिए एक बढ़िया सा मेंबर बन गया। जनरली कंपनी ऐसे मेंबर्स को अपनाना चाहती है जो हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं? हैवी इन्वेस्टमेंट। उनको ऑप्शन को ये लालच देती है ताकि वो मेरी कंपनी में आकर इन्वेस्ट कर ले, ठीक है। समझ में आया इतना? यस मैम। चलो, तो कॉल ऑप्शन में कोई दिक्कत? नो मैम। तो इसमें क्या होगा? पहली बात तो एक राइट होगा। राइट किस चीज के लिए? बाय के लिए। किस प्राइस पर? स्पेसिफाइड प्राइस पर। स्पेसिफाइड प्राइस को क्या बोला जाता है? राइट प्राइस विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। इतने टाइम से हम लोग यही चीज पढ़ रहे थे कि राइट मिलेगा, स्पेसिफाइड प्राइस होगा और स्पेसिफाइड टाइम। जैसे मैंने 6 महीने का टाइम लिया था, तो टाइम स्पेसिफाई करना है आपको, प्राइस स्पेसिफाई करना है स्टार्टिंग के अंदर ही। वो करंट रेट भी हो सकता है, कोई और रेट भी हो सकता है। जैसे मैंने करंट रेट नहीं लिया था, 90 की जगह मैंने 100 रुपए का प्राइस लिया था। आप चाहो तो 90 को भी ले सकते हो एग्जाम्पल में। जैसे कि यहाँ पर जो मैंने 100 वाला लिया था ना, कि 90 वाला प्रोडक्ट मैं 100 में खरीदना चाहूंगी, आप चाहो तो यहाँ पर 100 की जगह 90 को भी स्ट्राइक प्राइस बना सकते हो। डिपेंड्स ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन बिटवीन द बायर एंड द सेलर, ठीक है। यस। चलो जी, अब इस वीडियो को रीजॉइन करो, पुट ऑप्शन समझाना है। 3 मिनट बचे हैं इस वीडियो के, कोई फायदा नहीं है इसको स्टार्ट करने का उस चीज को, ठीक है। स्टॉप कर रही हूँ मैं यहाँ से। ओके मैम।